नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडियो गुरु पे। और आज वीडियो गुरु में बात करेंगे आपके सामने जीएस में पॉलिटी दैट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। अगर आप एसएससी के कैंडिडेट हैं, अगर एसएससी के एस्पायरेंट हैं या रेलवे के हैं, तो सर आप सीपीओ का पेपर अगर आप दिए होंगे और अगर नहीं दिए होंगे तो आने वाले समय में देंगे, क्योंकि जब तक ग्रेजुएट नहीं होंगे तब तक हम सीपीओ नहीं कर सकते हैं। तो अब समझना, सीपीओ के पेपर में पॉलिटी से लगभग 4 या 5 क्वेश्चंस रहे हैं 50 क्वेश्चन में। यानी सर आने वाले समय में कमिंग एग्जाम में ये जो पॉलिटी चैप्टर है बहुत अहम भूमिका निभाता है। अब सोचोगे सर कैसे अहम भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाता है? क्योंकि सर पॉलिटी की जो घटना है वो हमारे आंखों के सामने घटती रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2019 का इलेक्शन है। जब 2019 का इलेक्शन होगा, प्रधानमंत्री का चुनाव, यानी कहें प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। याद हो क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। तो क्या कहेंगे? लोकसभा का चुनाव। लोकसभा का चुनाव यानी अब ये घटना हमारे सामने घटेगी, हम इसे देखेंगे। दैट मीन्स कहें कि पॉलिटी का जो क्वेश्चन है करंट बेस्ड क्वेश्चन रहता है। जब घटना घटती है और उसी समय अगर कोई एग्जाम होना होता है, सेटर क्या करता है? जोड़कर पूछता है। जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो एग्जाम होते हैं, यानी एग्जाम कहें इलेक्शन, दैट मीन्स कहें कि राज्य विधानमंडल के जो इलेक्शन होंगे, राज्य विधानमंडल का जो इलेक्शन होगा, क्योंकि सर जैसे अगर हम बच्चों की बात करें तो जैसे ही एसएससी एग्जाम लेता है वैसे ही सांसद विधायक का भी एग्जाम होता है। कब? प्रत्येक 5 वर्षों में। यानी इसलिए कहा कि एग्जाम क्यों? क्योंकि जैसे देखिए अभी 2019 है, अब जितने सारे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के, भैया सबके एग्जाम है। सब बेचारे अब करते क्या है, एग्जाम के पहले हम लोग दिन रात तैयारी करते हैं। अब जैसे ही आचार संहिता लागू हो गया, अब ये क्या करेंगे? दिन रात तैयारी करेंगे कि कैसे 2019 का जो इनका एग्जाम है वो एग्जाम पास करें और फिर से हम लोकसभा में पहुंचे। तो वैसे ही बात करें राज्य विधानमंडल की, स्टेट लेजिस्लेचर की, तो जैसे संसद की अगर हम बात करें तो संसद को सर 3 भागों में डिवाइड करते हैं, वैसे ही राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। किसमें करेंगे? एक हो गया विधानसभा, विधान परिषद और फिर गवर्नर। जैसे संसद की अगर हम बात करेंगे तो संसद को भी पार्लियामेंट को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। वैसे ही राज्य विधानमंडल को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। विधानसभा दैट मीन्स लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, विधान परिषद अपर हाउस इज द स्टेट लेजिस्लेचर, और गवर्नर भैया जैसे राष्ट्रपति हैं वैसे गवर्नर काम करेंगे राज्यों में। यानी जैसे राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रधान होंगे वैसे ही गवर्नर राज्य विधानमंडल में कार्यपालिका प्रधान होंगे। जैसे प्रधानमंत्री वास्तविक रियल एक्सिक्यूटिव हैं कंट्री के, वैसे ही सीएम रियल एक्सिक्यूटिव होंगे स्टेट के। तो सर बिल्कुल सिमिलरिटी है, बिल्कुल समान, एक समान है। जैसे सपोज मानिए पहले के राजा होते थे, राजा क्या करता था? अपने अपने क्षेत्र को छोटे छोटे यानी कहें उप शासक में बांट देता था। वैसे ही स्थिति अभी है। जो मुखिया कहें देश के बैठे हुए हैं दिल्ली में, और मुखिया ने क्या किया कि 29 और प्लस 2 यूनियन टेरिटरी को बांट दिया, और 29 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी में उप शासक बैठेंगे जिसे हम सीएम कहेंगे। क्योंकि देखिए जब भी किसी भी चीज को अगर आप पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो, तो उसको बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में सोचिए। प्रैक्टिकल वे में सोचेंगे तब चीजें हमारे लिए काफी आसान हो जाएगी। तो आज देखते हैं इस चैप्टर में रहने क्या वाला है, देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी? गवर्नर की। इसके बाद बात करेंगे विधान परिषद, विधानसभा, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, चलिए सबसे पहले आ जाए गवर्नर। राज्यपाल, आर्टिकल 152। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 152 राज्य विधानमंडल में एक राज्यपाल का पद सृजित कर दिया गया है। यानी प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का पद बनाया गया, राज्यपाल का पद बनाया गया आर्टिकल नंबर 152। अब पद तो बना दिया,
पद बनाने के बाद, पोस्ट जनरेट करने के बाद, मैंने पोस्ट जनरेट कर दिया, पोस्ट जनरेट कर दिया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राज्यपाल का पद की चर्चा की गई है, विच नंबर ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल नंबर 152, और यही कहा गया आर्टिकल नंबर 153 से कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। दोनों में अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग चीजें हैं। जहां 152 कहता क्या है कि राज्यपाल का पद होगा, वहीं 153 क्या कहता है कि आर्टिकल 153 स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं कि क्या ऐसा मैंडेटरी है क्या कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। कभी कभी सर ऐसा होता है कि एक राज्य के राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालते हैं। आपने गौर किया होगा, मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला, फॉर एग्जांपल। यानी कभी कभी ऐसा भी होता है। ये कब से किया गया? 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? किस संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं? अमेंडमेंट नंबर 7। कब हुआ? 1956 में। मैं एक चीज और बता दूं, 1956 में ही पहला, अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश था जो अलग किया गया है। यानी अब देखिए कितने क्वेश्चन को जोड़ते हैं एक जगह से। यानी जहां 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार कह दिया गया कि अब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, वही भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में। ठीक है, अरे बात समझ में? चलिए और देखते हैं आगे क्या होगा। तो 52 से 152, 152 राज्यपाल का पद सृजित कर दिया, बना दिया गया। 153 में कह दिया गया कि भैया प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होंगे, लेकिन फिर सोचा यार अगर कभी प्रॉब्लम होगा तब क्या? तब 7वें संशोधन अधिनियम से कह दिया गया कि नहीं सर ऐसा नहीं है, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं। अब यहां थोड़ी सी मैं जोड़ूंगा राष्ट्रपति को। जैसे प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव चीफ हैं कंट्री लेवल पे, वैसे ही आर्टिकल नंबर 154 में कह दिया गया कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन हिम एंड इज एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम। आर्टिकल 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल के पास निहित है, यानी राज्यपाल राज्य के कार्यकारी अधिकारी होंगे। लेकिन रियल कौन होंगे? सीएम होंगे। वास्तविक जो कार्यपालिक अधिकारी होंगे सीएम होंगे। क्योंकि अब देखिए, जब अगर हम बिजनेस करते हैं तो किसी ना किसी नाम पे करेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज कोई फर्म है और वो फर्म हमारे फादर के नाम पर है, तो भैया बिजनेस मैं करूं लेकिन कोई ना कोई नाम के पे तो करना होगा। रियल एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर हैं, समझौता ट्रीटी सब करेंगे, लेकिन किनके नाम पे करेंगे? गवर्नर साहब के नाम पर करेंगे। इसलिए कहा कि कार्यकारी शक्ति किनके पास है? राज्यपाल के पास है। अब क्वालिफिकेशन, जैसे एसएससी की वैकेंसी आती है, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एसएससी की बात करेंगे। ही हैज मस्ट बी अटेंड 18 ईयर्स ऑफ एज, आपको 18 वर्ष कम से कम पूरी करनी चाहिए, एसएससी की बात करते हैं। फिर मस्ट कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। तो वैसे ही राज्यपाल बनने के लिए कुछ योग्यता तय की गई है। अब विडंबना देखिए, क्वालिफिकेशन दैट मीन्स एकेडमिक क्वालिफिकेशन की कोई चर्चा नहीं है। यानी आप अगर पढ़े लिखे नहीं भी हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप भारत में पद संभाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं राज्यपाल बनने के लिए योग्यता क्या होगा। सबसे पहले भैया भारत का नागरिक होना होगा आपको,
यानी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, जैसे भी है, बस मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर ही हैज मस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज। अब एक चीज मैं आपको रिमाइंडर कराऊं, 35 ईयर्स प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज 35 ईयर्स है, मैक्सिमम की कोई चर्चा नहीं की गई हमारे संविधान में। न्यूनतम 35 वर्ष आयु पूरी करनी चाहिए। जो गवर्नर बनेंगे वह संसद या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर हैं, आप रिजाइन देंगे। ही मस्ट बी नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव। फिर आगे क्या है नेक्स्ट पॉइंट, नोट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं। दैट मीन्स लाभ का पद क्या है, तो सर लाभ का पद ये संसद टाइम टू टाइम डिटरमाइन करती है। यानी अगर आप सरकारी कोष से, सरकारी खजाना से, फंड से एक भी पैसा लेते हो, क्यों ना एक चाय के रूप में अगर आप पीते हो, वो भी लाभ का पद माना जाता है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं गवर्नर बन जाऊंगा आने वाले समय में, तो आपको एसएससी की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अरे बात समझ में? तो ये है क्वालिफिकेशन। अब देखते हैं आगे, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? क्या राज्यपाल हम एसएससी पास करेंगे और बन जाएंगे, रेलवे पास करेंगे बन जाएंगे? नहीं। द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हमेशा याद रखिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। एक चीज लगा हुआ रहता है, रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सिफारिश पर किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 155। एक चीज आप देख रहे होंगे कि सर ये वर्ड लिखा हुआ है, ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अभी सर प्रसाद पर्यंत क्या है? प्रसाद मतलब सर हम अगर किसी से कोई प्रसाद लेते हैं तो हम मांगते हैं क्या, डिमांड करते हैं क्या हमें भरपेट चाहिए? नहीं ना, वो जितना दे दे उसी के आधार पे हमें मिलेगा। यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल फिक्स है, समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल फिक्स है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का कार्यकाल फिक्स है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का कार्यकाल फिक्स है, सुप्रीम कोर्ट का जज मैक्सिमम 65 वर्ष तक वह काम करेगा, हाई कोर्ट का जज मैक्सिमम 62 वर्ष तक काम करेगा। लेकिन राज्यपाल का जो टेन्योर है, कार्यकाल है, कहीं फिक्स नहीं है। जनरली माना जाता है कि वो 5 वर्ष तक काम करेंगे, लेकिन ये डिपेंड करेगा किस पे? रामनाथ कोविंद साहब पे, यानी राष्ट्रपति पे। तो जब भी आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाए, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि राज्यपाल का टेन्योर कितना होगा, अगर राज्यपाल का टेन्योर पूछ दिया और अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं है और 5 इयर्स है, समझना, तब सर 5 इयर्स के पास साथ जाएंगे। और अगर 5 इयर्स भी है और नन ऑफ दीज भी है, तो नन ऑफ दीज क्यों? क्योंकि ये टर्म क्या कहता है कि कहीं भी उसका टेन्योर फिक्स नहीं है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपका। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए काम करने का मन नहीं हमें, तब क्या करेंगे? किसको रिजाइन देंगे? भैया जो हमें बनाएगा हम उसी को रिजाइन देंगे। दैट मीन्स ही कैन रिजाइन टू द प्रेसिडेंट, अदरवाइज द नॉर्मल टर्म ऑफ हिज ऑफिस इज 5 इयर्स। क्या कहा अभी? कि वे राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकते हैं, अन्यथा उनके कार्यालय की सामान्य अवधि कितने हैं? 5 साल है, 5 वर्ष है, यानी फिक्स कहीं नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपका आर्टिकल पूछ दे, हो सकता है आपका ये टर्म पूछ दे, हो सकता है आपका कि भैया वो अपना रिजाइन किसको देंगे, इस्तीफा किसको देंगे? तो जो इनको नियुक्त करेगा उन्हें ये इस्तीफा देंगे। एक टर्म बनेगा यहां क्या? ओथ। ओथ यानी शपथ। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति ने तो अपॉइंट कर दिया, नियुक्त कर दिया। अब क्या राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे? नहीं। अगर राष्ट्रपति शपथ दिलाने लगे तो सर 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। सोचो भैया, राष्ट्रपति चलते फिरेंगे, वो बिजी रहेंगे। कहां राष्ट्रपति कहां गए हैं? तो पता चलेगा अंडमान निकोबार गए हैं उपराज्यपाल को शपथ दिलाने। नहीं, शपथ कौन दिलाएगा? देखिए, शपथ दिलाएंगे उस राज्य के हाईकोर्ट, अभी चर्चा करेंगे उसकी।
सबसे पहले ये समझें। कभी कभी आपके एग्जाम हॉल में लिखा हुआ होता है कि इनमें से राज्यपाल को किस तरीके से हटा सकते हैं, क्या महाभियोग लगा सकते हैं क्या? नहीं, राज्यपाल को संविधान में हटाने का महाभियोग इंपीचमेंट की कोई प्रोसेस नहीं है। यानी कैसे हटाएंगे? तो ग्राउंड्स फॉर रिमूवल ऑफ द गवर्नर आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में हटाने का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि उन्हें कैसे हटाएंगे? हो सकता है वो रिश्वत में पकड़ा जाए, हो सकता है राजद्रोह हो, या हो सकता है संविधान को उल्लंघन कर दिया हो। संविधान का उल्लंघन यानी संविधान में जो बातें बताई गई है सर आप उस अनुसार काम नहीं करेंगे, तब क्या होगा? राष्ट्रपति कहेंगे भैया आपकी टाइम पीरियड हो गई खत्म, अब आप निकल लीजिए। आ रही बात समझ में? यानी जब भी आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाए कि राज्यपाल को हटाने का तरीका क्या महाभियोग है या नहीं है, या ऑप्शन में रहेगा इनमें से किसे इंपीचमेंट के द्वारा हटा सकते हैं, महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं, तो राज्यपाल को नहीं हटाएंगे, नहीं हटा सकते हैं। अगर हटा सकते हैं तो राष्ट्रपति है, कैग है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जज है, हाई कोर्ट जज है। चलिए, अब इनकी जो ट्रांसफर है, क्या इन्हें एक राज्य से यूपी से उत्तराखंड भेजा जा सकता है क्या? भेजा जा सकता है। कौन भेजेंगे? राष्ट्रपति। द प्रेसिडेंट में ट्रांसफर अ गवर्नर अपॉइंटेड टू वन स्टेट टू अनदर स्टेट। राष्ट्रपति एक राज्य में नियुक्त राज्यपाल को दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है। यह हो गया ट्रांसफर। फिर हो गया री अपॉइंट, पुनर्नियुक्ति। तो क्या एक राज्यपाल पुनः फिर से राज्यपाल बन सकता है? बन सकता है। अ गवर्नर हुज टर्म हैज एक्सपायर्ड मे बी रीअपॉइंटेड इन द सेम स्टेट और एनी अदर स्टेट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप राज्यपाल थे यूपी के, राम नाईक साहब अगर हैं, उनका 5 साल टर्म पूरा हो गया हो तो उन्हें हटा दिया जाएगा। नहीं, अगर लगेगा राष्ट्रपति को उन्होंने काम अच्छा करा है, भैया आप फिर से अपॉइंट हो जाइए। हो सकता है उनको लगेगा नहीं अब यूपी में वो काम नहीं कर पाए, दिल्ली बुला लीजिए, दिल्ली बुला लिया जाएगा। अरे बात समझ में? यानी ये सब सारा कुछ खेल निर्भर होगा रामनाथ कोविंद साहब, दैट मीन्स राष्ट्रपति के ऊपर। मैं रामनाथ कोविंद इसलिए कहता हूं बार बार ताकि आपके जेहन में ये दिमाग में फिट कर जाए कि सब कुछ राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, शपथ, ओथ या अफर्मेशन, शपथ या प्रतिज्ञान एग्जाम में पूछे जाते हैं। राज्यपाल के शपथ की चर्चा किस आर्टिकल्स में की गई है? आर्टिकल नंबर 159। अब सर आप दो चीज देखेंगे, ओथ और अफर्मेशन, दोनों में डिफरेंसेस क्या, अंतर क्या है? अगर मैं ईश्वर पे आस्था रखूं, अगर मैं नास्तिक नहीं हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं राम नाईक ऐसे ही होंगे ना, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संविधान में उल्लेखित सारी बातों को पालन करते हुए अपने कर्तव्य और निष्ठा से करूंगा। अगर मैं नास्तिक हूं, गॉड पे विश्वास नहीं हूं, तो मैं क्या करूंगा? रिटेन में दूंगा, बोलूंगा नहीं। अगर रिटेन में तो वो हो गया प्रतिज्ञा लूंगा, प्रतिज्ञान। और अगर शपथ लेंगे दैट मीन्स बोलेंगे। अब कौन शपथ दिलाएगा? द गवर्नर इज टू टेक एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। जिस राज्य में आपकी नियुक्ति होगी उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आपको शपथ दिलाएंगे। अगर सपोज मान लें कि वहां पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं है, नहीं इन द सेंस बहुत सारा कारण हो सकता है वैकेंट हो, खाली हो सकता है कहीं गए हो छुट्टी पे, तब सीनियर मोस्ट जज होंगे, वो शपथ दिलाएंगे। क्योंकि हाई कोर्ट में कभी भी जजों की संख्या फिक्स नहीं है। जहां सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 31 है, वहीं हाई कोर्ट में जजों की संख्या फिक्स नहीं है। जो सीनियर मोस्ट होंगे वो शपथ दिलाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं पावर। भैया कौन कौन सा पावर दिए हो राज्यपाल को देखें। सबसे पहले सर एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यकारी शक्तियां। क्लास के बिगिनिंग में, वीडियो के आरंभ में, शुरुआत में ही कहा कि जितने भी ऑल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द स्टेट डन इन द नेम ऑफ द गवर्नर, राज्य के सभी कार्यकारी कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। भले कोई करे इन द सेंस मुख्यमंत्री करेंगे, हो सकता है वहां के वित्त मंत्री करें, फाइनेंस मिनिस्टर कर दें, लेकिन किसके नाम पे करेंगे? राज्यपाल के नाम पे करेंगे। हरी बात समझ में? वह राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।
अब इस टर्म को समझना होगा। जैसे सपोज मान लीजिए कि राज्य में जो संवैधानिक विफलता आ गई, संवैधानिक विफलता यानी जो मशीनरी है, स्टेट मशीनरी यानी जो सरकार है वो विफल हो गया, तो वो रिपोर्ट किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे कि भैया यहां गड़बड़ हो गया, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। यानी वे राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। ही एक्ट्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट इन द स्टेट, कोई भी राज्य हो, ठीक है। और क्या होगा? जितने भी अपॉइंटमेंट, सर एक चीज मैं पहले ही कहा कि जो काम राष्ट्रपति करेंगे सेंटर में, वही काम राज्यपाल करेंगे राज्य में। तो राज्य में सभी प्रमुख नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा की जाती है। फॉर एग्जाम्पल चीफ मिनिस्टर, फॉर एग्जाम्पल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फॉर एग्जाम्पल एडवोकेट जनरल। अरे बात समझ में? सबकी नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। एक चीज ये बहुत बड़ी चीज है कि वो चांसलर होते हैं, कुलाधिपति, कुलाधिपति होंगे। तो इस हिसाब से उस राज्य में जितने सारे यूनिवर्सिटी हैं, उस यूनिवर्सिटी में जो वीसी वाइस चांसलर की नियुक्ति गवर्नर ही करेंगे। ये चीज हमेशा याद रखना, हम यही मात खाते हैं। क्योंकि जैसे ही एग्जाम में पूछा जाएगा कि यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति या वाइस चांसलर इन द यूनिवर्सिटीज किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? राष्ट्रपति, हाईकोर्ट के जज। भैया ऐसा ऐसा ऑप्शन देगा एग्जामिनर आपसे, केवल पता है क्या करता है? केवल वो आपको कंफ्यूज करता है ताकि गलती करके आए। तो हमेशा याद रखिए राज्यपाल को चांसलर कहते हैं और चांसलर होने के नाते वाइस चांसलर की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। अब आ जाए लेजिस्लेटिव पावर्स यानी विधायी शक्तियां। लेजिस्लेटिव पावर के तहत क्या होगा? राज्य की विधायिका के सदन का आह्वान करता है। आह्वान यानी ही समन्स द हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। लेजिस्लेचर कैसा आह्वान करेगा? सर सपोज मान लिए कि नया साल आ गया, न्यू ईयर आया। अब प्रत्येक सेशन में, प्रत्येक ईयर में 3 सेशन होते हैं। अब बजटरी सेशन है, बजट सेशन लगा, तो बजट सेशन को बुलाने का काम, समन्स यानी कहें कॉल करने का काम कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, भले अध्यक्षता विधानसभा स्पीकर करे। सदन स्थगित करने का, स्थगित यानी अब सेशन कंप्लीट हो गया, राज्यपाल साहब आएंगे, भाषण देंगे। अरे बात समझ में? सदन को स्थगित कर दिया। अगर कहें हम कि लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना है, विधानसभा को भंग करना है, भंग इन द सेंस 2 कंडीशन में। अगर सरकार के पास बहुमत नहीं है, सरकार बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई, विधानसभा भंग हो गया। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जब सरकार ने अपना 5 साल कार्यकाल पूरा कर दिया, अब नए चुनाव के लिए जाएंगे हम। इलेक्शन कमीशन ने घोषणा कर दी कि भैया ये डेट है, विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे मुख्यमंत्री, सर अब इस विधानसभा को भंग कर दिया जाए, मैं आपसे नए विधानसभा में मिलूंगा। तो ये घोषणा कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है ये टर्म है, समझिए। कहा हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर, इसकी महत्वपूर्ण जो बातें हैं, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस पावर है, अध्यादेश बनाने की शक्ति। सर ऑर्डिनेंस कहते किसको है? पहले ये समझें। जब विधानसभा या विधान परिषद का सेशन सत्र नहीं चल रहा है, समझना, नहीं चल रहा है, और सरकार को लगता है यार जनता के हित के लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट कानून लाना जरूरी है, मंत्रिमंडल बैठती है। मंत्रिमंडल बैठा, सीएम बैठा, सीएम ने क्या किया? पास कर दिया। और वो बिल, जब तक बिल पास नहीं होगा एक्ट का रूप नहीं लेगा, विधेयक, ये बिल जाएगा गवर्नर के पास और कहा जाएगा गवर्नर साहब अध्यादेश जारी कर दिया जाए। सेम चीज राष्ट्रपति के साथ है। अंतर यही है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के लिए किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने के लिए प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्योंकि अभी कुछ देर पहले कहा ये राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे। तब ये क्या कहेंगे कि सर संसद में, ये सॉरी विधानसभा में सेशन नहीं चल रहा है, एक अध्यादेश आया है, आप जरा इस अध्यादेश को देखिए, क्या ये अनुमति देने के लायक है या नहीं है। अध्यादेश से, ऑर्डिनेंस से कितने क्वेश्चन बनेंगे? ऑर्डिनेंस कब लाया जाएगा? जब सेशन
नहीं है, पहली चीज। ऑर्डिनेंस की लाइफ टाइम कितनी होगी, दूसरी। अगर सेशन नहीं है 6 मंथ, जैसे ही सेशन आया आपको 6 वीक में पास कराना पड़ेगा, जैसे आप पास कराइए, ठीक है। और चीज समझिए, 1 2 3 2 1 3। अभी सोचेंगे सर ये क्या लिख दिया आपने 1 2 3, गिनती पढ़ा रहे हो? नहीं, आर्टिकल नंबर 123 और आर्टिकल नंबर 213, जहां राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 से, कुछ नहीं करना है सर, इसको इंटरचेंज कर दीजिए आपस में। वहीं राज्यपाल अध्यादेश जारी करेंगे अनुच्छेद 213 से, दोनों एक साथ याद रहेगा। जहां राष्ट्रपति पूछा 1 2 3, जहां राज्यपाल पूछा याद करना 1 2 3, यानी इसको इंटरचेंज कर देंगे 213। क्लियर? आगे देखिए। अब डिस्क्रिशनरी पावर, विवेकाधीन शक्तियां, भाई राज्यपाल हैं, बड़े पोस्ट पे, उनकी भी तो अपनी कुछ विवेकाधीन शक्तियां हैं। क्या शक्ति हो सकती है? अब जैसे क्या कहा, राज्यपाल कोई भी काम करेंगे सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह मशवरा करके, लेकिन कब ये सलाह मशवरा नहीं मानेंगे? क्या कहा? हालांकि अधिकांश मामलों में उन्हें मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। Act to advice of Council of Ministers. There are some matters in which he can act according to his discretion. लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन है जब वो अपने विवेकानुसार काम करेंगे। कब? ये तब होगा इलेक्शन के बाद, किसी को बहुमत नहीं आया, तब क्या होगा? तब तो सरकार बनेगा ही नहीं। तब ये अपने विवेकानुसार किसी भी पार्टी को बुला सकते हैं कि भैया आइए सरकार बनाइए। अरे बात समझ में? देखिए ये भी समझ लें। He can call any political party if no party has the clear cut majority. अगर किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो वह किसी भी राजनीतिक दल को बुला सकता है। जनरली किसे बुलाया जाता है? बड़ी पार्टी को। बड़ी पार्टी यानी जो बिग पार्टी है, बिग पार्टी इन द सेंस, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद मान लो एग्जांपल ले लें झारखंड की, 81 विधानसभा सीट है। 81 विधानसभा सीट में जिस पार्टी ने, अब इसे हम 4-5 भागों में बांट दें, मान लो किसी ने 35 सीट लाया, तो सबसे पहले राज्यपाल किसे बुलाएंगे? बड़ी पार्टी को। क्यों? सरकार बनाने के लिए 42 सीट चाहिए भैया, किसी के पास 42 सीट नहीं आया तो सर मैं आपको चांस देता हूं, आप 35 सीट लेकर आए हैं, बड़ी पार्टी है राज्य की, आइए और सरकार बनाइए। अगर ये फेल्यूर हो गए, दूसरे नंबर पे मान लीजिए 25 सीट किसी के पास है, इनको मौका मिलेगा, दोनों फेल हो गए, तब राज्यपाल फिर क्या करेंगे? विधानसभा को निलंबित कर देंगे कुछ दिन के लिए, या विधानसभा को भंग कर देंगे। दो सिचुएशन है। यही है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। और अगर लगेगा यार गड़बड़ है, अभी इलेक्शन हुआ है, तुरंत इलेक्शन होना संभव नहीं है, तब 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट करना, यानी सबमिशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, तब आ जाएगा 356 के आधार पर राज्यों में प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन। आ रही बात समझ में? राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में? प्रेसिडेंशियल रूल किस आर्टिकल में? 356। ठीक है, आगे देखिए। अब फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियां। अब मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। एक चीज समझना सर, राज्यपाल की सिफारिश के बिना राज्य के विधानसभा में धन विधेयक कभी पेश नहीं किया जा सकता, और हमेशा धन विधेयक विधानसभा में ही पेश होगा। कोई भी विधेयक धन विधेयक है, यह कौन निश्चित करेगा? विधानसभा स्पीकर, स्पीकर ऑफ विधानसभा। बजट पर अंतिम रूप से सहमति किसकी होगी? गवर्नर साहब की होगी, तभी बजट पास माना जाएगा। ये सब फाइनेंशियल पावर किनके पास है? राज्यपाल की शक्तियां हैं। जुडिशियल पावर भी है, न्यायिक शक्तियां भी है सर, देख लीजिए। राज्यपाल के पास, या द गवर्नर पोसेस द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट्स और
remission of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted by the courts of any offense against any law relating to matters of the state। राज्यपाल के पास राज्य के मामलों से संबंधित किसी भी कानून के विरुद्ध किसी भी अपराध के न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को सजा को रद्द करने, दंडित करने, राहत देने या माफ करने की शक्ति है आर्टिकल नंबर 161 में। एक्सेप्शनल फांसी की सजा ये माफ नहीं कर सकते हैं। फांसी की सजा आर्टिकल 72 से माफ करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति साहब को है। यानी न्यायिक शक्तियां जो देखें कि ये सजा माफ कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 161 से फांसी की सजा को छोड़कर। ठीक है, आई बात समझ में। न्यायिक शक्तियां के तहत हम कह सकते हैं कि सर जितने भी लोअर कोर्ट हैं उनके जजों की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल साहब करेंगे। देख लीजिए, ही मेक्स अपॉइंटमेंट्स या पोस्टिंग्स एंड प्रमोशंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेज इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट। वह राज्य उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियां, पदस्थापना और पदोन्नति करता है, क्योंकि हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आई बात समझ में। अब आ जाए सर मुख्यमंत्री, यानी वो थे गवर्नर की कहानी। यानी गवर्नर से जितना सारा क्वेश्चन बनेगा, आई थिंक सारा कुछ क्लियर हो गया होगा इस आपके लेक्चर में। ठीक है, अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करिए, फिर से देखिए। आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार कुछ ना कुछ नई बातें आपको निकल कर आएगी। और मैं चाहूंगा कि जब आप सुनते हो तो सर उसको नोट डाउन करता चलिए, और जब भी आप एसटी देते हो, स्पीड टेस्ट देते हो, जब प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हो, और जहां आप गलती करते हैं तब जाकर फिर नोट्स को पलटिए और देखिए कि मैंने गलती कहां करी। ठीक है, अब आइए मुख्यमंत्री की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 164 कहता क्या है कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। एक चीज हमेशा समझना, कई बार क्वेश्चन आता है, पीएम हो या सीएम हो, हमेशा इनकी अपॉइंटमेंट होती है, नियुक्ति होती है। ना हम पीएम को चुनते हैं और ना ही सीएम को चुनते हैं। हम किसे चुनते हैं? राज्य में एमएलए को चुनेंगे और वहां एमपी को चुनेंगे, ना कि पीएम को और एमएलए को। पीएम कौन होता है? बहुमत दल का नेता। सीएम कौन होगा? बहुमत दल का नेता। सर आप भी और मैं भी बन सकता हूं पीएम और सीएम, क्योंकि हमारी एज 25 ईयर्स है। लेकिन कैसे? जब बहुमत दल का नेता, जब बहुमत वाली पार्टी हमें नेता बना दे और मैं शपथ ले लूंगा, लेकिन शपथ लेने के साथ 6 महीने में हमें कहीं ना कहीं से जीतना पड़ेगा। राज्यसभा से चले जाइए पीएम बनने के लिए, विधान परिषद से चले जाइए आप सीएम बनने के लिए। क्योंकि अगर आप बिहार के होंगे तो मैं ताजा तरीन एग्जांपल दूं, नीतीश कुमार साहब वहां के सीएम हैं, लेकिन विधान परिषद के मेंबर हैं वो, जो राज्यों की उच्च परिषद होती है, उच्च सदन कहते हैं। अरे बात समझ में। यानी हमेशा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, चुना नहीं जाता है। हम लोग एमएलए को चुनते हैं और एमपी को चुनते हैं। जैसा कि पहले कहा, एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट की बात करेंगे तो कौन होंगे? गवर्नर। लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो रियल एग्जीक्यूटिव कौन होगा? सीएम होगा। ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव। वे राज्य सरकार के वास्तविक कार्यकारी होंगे। अभी कुछ देर पहले कहा कि कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर। यस, बन सकता है। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन कार्यालय जारी रखने के लिए, पद पर रहने के लिए उन्हें 6 महीने के भीतर राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित किया जाना चाहिए। चाहे आप विधानसभा से जीतिए, चाहे आप विधान परिषद से जीतिए, जहां से जीत कर आइए। अदरवाइज 6 महीने के बाद आपकी सरकार चली जाएगी, अगर आप नहीं जीतते हो तब। ठीक है, अब देखिए शपथ, ओथ। चीफ मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? द गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर टू हिम द ओथ्स ऑफ ऑफिस। राज्यपाल उन्हें पद की शपथ दिलाते हैं।
जैसे प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे वैसे ही राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएंगे, सॉरी मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएंगे, राज्यपाल दिलाएंगे। यानी प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल। राज्यपाल को शपथ कौन, तो जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त होंगे उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस नहीं है तो अदर जजेस जो सीनियर मोस्ट होंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाए। ही इज द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। वह राज्य सरकार के प्रमुख प्रवक्ता हैं। प्रमुख प्रवक्ता हैं यानी राज्य सरकार की तरफ से सब कुछ बोलेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के प्रमुख हैं। ही इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वे मंत्री परिषद के प्रमुख होंगे। कह सकते हैं सर मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच एक चैनल के रूप में काम करेंगे। कौन, तो सीएम, चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। एमएलए बनने के लिए 25 वर्ष, तो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए 25 वर्ष। अगर विधान परिषद का सदस्य है तो 30 वर्ष, है ना। देखिए अगर हम द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ एन इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिजॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। समझना, एक निवर्तमान मुख्यमंत्री का इस्तीफा या मृत्यु स्वतः मंत्री परिषद को भंग कर देती है, और मंत्री परिषद भंग हो गया तो विधानसभा भंग हो गई। क्योंकि मंत्री परिषद भंग हो गया, खत्म हो गया। अगर लगा गवर्नर को कि सर ये गड़बड़ है, तब क्या किया जाएगा, विधानसभा भंग कर दिया जाएगा। अभी कुछ देर पहले कहा ही इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वे यानी सीएम राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच संचार का प्रमुख माध्यम है। ठीक है, आगे देखिए। जैसा कि अभी कुछ देर पहले कहा, अपॉइंटमेंट में एडवोकेट जनरल, अध्यक्ष और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य यानी ही एडवाइजेस द गवर्नर विथ रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स लाइक एडवोकेट जनरल, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। अपॉइंट करेंगे गवर्नर, लेकिन इस अपॉइंटमेंट में, नियुक्ति में राज्यपाल को सलाह मशवरा देंगे सीएम। जैसे पीएम सलाह मशवरा देते हैं राष्ट्रपति को, वैसे ही सीएम सलाह मशवरा देंगे राज्यपाल को। आई बात समझ में। चलिए फिर देखिए सर, एक क्वेश्चन आता है ना, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, तो नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा होगा प्रधानमंत्री। वैसे ही इज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड। वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। क्योंकि अब नीति आयोग खत्म, ये प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया, तब नीति आयोग आया। अब नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, हमेशा पीएम होंगे। है बात समझ में। तो ये था आपका गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बारे में जानकारी। आई थिंक इस लेक्चर के जरिए जो गवर्नर से क्वेश्चन बनेंगे, चीफ मिनिस्टर से क्वेश्चन बनेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।